हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में अर्थात मानव पाचन तंत्र। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि मानव पाचन तंत्र क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों, उसमें हम आपको बेसिक समझाए थे कि ये कैसे कैसे कार्य करता है, इसकी क्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो उसी से हम आगे दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक एक अंग क्या होते हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों हम लोग पिछला जो पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, रिवीजन में क्या करते हैं, देखिए, मानव पाचन तंत्र अर्थात जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या होता है कि खाना जो हम खाते हैं या भोजन करते हैं तो वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, अब बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डाइजेशन कहते हैं। मतलब किसी बड़े पार्टिकल मतलब कण है जो हम खाते हैं, तत्व खाते हैं, उनको छोटे पार्टिकल में मतलब उनको छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ठीक, और जितने भी अंग इस क्रिया को करते हैं वही सब मिल करके हमारा क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, अर्थात पाचन तंत्र कहलाते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाती है। समझ में आ गया आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? अब देखिए, हम खाना खाते हैं या आप खाना खाते हैं तो खाना मुंह से खाते हैं। मुंह में क्या करते हैं? आप खाने को चबाते हैं, चबा करके उसको महीन करते हैं। उसमें क्या रहता है? सलाइवा मिलाया जाता है। किसके द्वारा? हमारा लार मिलाया जाता है। ठीक, लार मिलता है, फिर खाना अंदर जाता है, ग्रास नली के द्वारा अंदर जाता है, हमारा पेट में जाता है, फिर पेट में कुछ पाचन होता है। ठीक, इसके बाद छोटी आंत में कुछ पाचन होता है, और इसके बाद हमारा बड़ी आंत में कुछ होता है, और लास्ट में हमारा क्या होता है? एनस के द्वारा खाना को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सभी क्रियाएं कैसे होती हैं दोस्तों, इसके बारे में हम बेसिक आपको कुछ समझाए थे पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक, तो आज हम लोग दोस्तों इसमें पढ़ेंगे कि जो मनुष्य में हमारा पोषण होता है, मनुष्य में पाचन होता है, उसमें कौन कौन से अंग कार्य करते हैं और कैसे कैसे क्रिया करते हैं, उसके बारे में दोस्तों हम लोग समझेंगे। देखिए, क्या है कि मानव पाचन अंग में, ठीक है, मानव अगर पाचन तंत्र देखा जाए तो एक पाचन अंग होता है और हमारा दूसरा होती है पाचन क्रिया। ठीक है, क्या होता है? एक पाचन अंग होता है, एक पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया, जैसे मान लीजिए जो पाचन क्रिया आपकी होती है उसके पांच भाग होते हैं। तो सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं तो उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक, खाना जब मुंह से आप अंदर डालेंगे तो उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक, और इसके बाद जब आपका खाना वो पेट में जाता है तो वहां शुरू होता है पाचन। पेट में दोस्तों मुंह से ही खाने का पाचन शुरू हो जाता है, तो मुंह से और पेट तक जाने तक पाचन होता है। पाचन होने के बाद वहां से जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, खनिज ये सब मिलते हैं, उनका क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद क्या होता है दोस्तों? उसका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब होता है जो मिनरल्स आपके खाने में मिले हैं, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स मिले हैं, उन सभी मिनरल्स को क्या होता है? ब्लड के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। ये आपका पाचन क्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे आप लोग दोस्तों। इसके बाद देखिए, ये आहार नाल से संबंधित आप पढ़ेंगे कि आहार नाल। अब देखिए, अगर देखा जाए पाचन अंग में दो भाग होते हैं इसके। कौन कौन सा? पहला हमारा होता है आहार नाल, दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां। आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो आहार नाल अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें अच्छे से दोस्तों डिटेल में समझाए हैं कि आहार नाल क्या होता है। अब देखिए, हम आहार नाल में देखा जाए तो आहार नाल के कितने मुख्य भाग होते हैं? इसमें 4 लेकिन दोस्तों होते हैं 5। पहला होता है मुख ग्राहिका, दूसरा हमारा होता है ग्रासिका, तीसरा आमाशय और चौथा हमारा आंत्र होता है। इसके बाद पांचवा हमारा क्या होता है? गुदा हो जाता है दोस्तों, जिसको कहते हैं एनस। ठीक है, और आगे देखा जाए तो पाचक ग्रंथियां हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पाचक ग्रंथियां मतलब ये होता है कि देखिए, पाचक ग्रंथियां जो हमारी होती हैं, ठीक, इनमें से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। एंजाइम का काम क्या होता है? जैसे एंजाइम जब निकलता है तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे। केमिस्ट्री में क्या होता है? उत्प्रेरक।
जो काम केमिस्ट्री में उत्प्रेरक करता है कि किसी रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देता है, वही काम हमारे शरीर में एक एंजाइम करता है। एंजाइम का काम क्या होता है दोस्तों? वो हमारे भोजन के पचने की दर को बढ़ा देता है। तो एंजाइम कहाँ कहाँ से निकलते हैं? लार ग्रंथियों से निकलते हैं, यकृत ग्रंथियों से निकलते हैं, यकृत से, अग्नाशय से और जठर ग्रंथियां। ठीक है, ये सभी हमारे क्या होती है? लार ग्रंथियां। आपको समझ में आ गया होगा। ग्रंथियों से, ग्लैंड से दोस्तों क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं? हमारे खाने को, हमारे भोजन को पचाने में जो है मदद कर देते हैं, या पचाने की क्रिया को बढ़ा देते हैं। दोस्तों समझ में आ गया यहाँ तक? अब चलिए हम देखते हैं, एक एक करके समझते हैं हम आहार नाल के बारे में। दोस्तों थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके बारे में अगर हम आपको बता दें तो मनुष्य के आहार नाल के बारे में अगर हम बताएं तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो अगर देखा जाए आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई आपकी कितनी होती है? तो लगभग आपका कितना होता है? 9 मीटर के आसपास होता है। कितना होता है दोस्तों? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है। आपसे एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। अब देखिए, मुख्य ग्राहिका की लंबाई कुछ नहीं होती है। इसके बाद पूछा जाता है आपका ग्रासिका, आमाशय और आंत्र। आंत्र में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है दोस्तों। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि आंत मतलब आपके छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो छोटी आंत की लंबाई आपका 6 से 7 मीटर होती है। कितना होती है? 6 से 7 मीटर, याद रखिएगा। मतलब पूरी जो हमारी होती है आहार नाल, मतलब मुंह से जो शुरू होता है यहाँ से और पूरा पेट तक पूरा जो बनता है आहार नाल, उसकी लंबाई दोस्तों थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा फिगर से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, हाँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से ये देखा जाए, इसको हम बताए थे दोस्तों लेकिन दोबारा बता रहे हैं। ये पूरी लंबाई अगर देखा जाए यहाँ से लेकर के ये लंबाई जो पेट यहाँ बना है, फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लंबाई आपका अगर देखा जाए तो होता है दोस्तों 33 फीट या 32 फीट। ठीक, लगभग 32 से 33 फीट होता है। और अगर मीटर में देखा जाए तो लगभग 9 मीटर होता है दोस्तों। लगभग होता है, किसी का थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे देखा जाएगा तो अब यहाँ से देखिए, ये आपका होता है क्या? ग्रास नली। ये ग्रसनी या ग्रास नली होता है। ठीक, तो इसकी लंबाई होती है आपका 25 सेंटीमीटर। क्या होती है दोस्तों? 25 से 30 सेंटीमीटर लगभग। सॉरी दोस्तों। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट हमारा देखा जाएगा तो और पूछा जाता है आमाशय की लंबाई। आमाशय की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर। ये देखिए आमाशय दिया है यहाँ, इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें छोटी आंत, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? आपका छोटी आंत की लंबाई है तो नाम इसका छोटी आंत, लेकिन इसकी लंबाई दोस्तों 6 से 7 मीटर के आसपास होती है। मतलब 6 से 7 मीटर होती है। ठीक, आगे देखा जाए तो बड़ी आंत की लंबाई आपका 1 से 1.5 मीटर के बीच में होती है। मतलब 1 से 1.5 मीटर होगी। तो आप लोग याद रखिएगा, पूरे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? आपका 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको है, छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई आपका होती है 1 से 1.5 मीटर होती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको क्या समझना है इसमें आज क्या पढ़ना है कि ये इसके बारे में पढ़ना है। हमारा ये जो मुंह है इसके बारे में पढ़ना है, इसका कार्य क्या है, हर एक अंगों के कार्य के बारे में पढ़ना है। और कार्य के बारे में दोस्तों हम लोग समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको दोस्तों हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो ही मजा आपको आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है वो आपका क्या है दोस्तों? अगर आप चित्र में देखेंगे यहाँ से देखिए तो सबसे ऊपर का पार्ट है आपका ये। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्या? मुख गुहिका। ठीक है, या इसको कहते हैं बकल कैविटी। तो मुख गुहिका में 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें क्या क्या होती हैं दोस्तों? ये देखिए आपको मिलेगा। पहला हमारा क्या होता है दोस्तों देखिए मुख गुहिका। मुख गुहिका किसे कहते हैं? कि दोनों जबड़ों के मध्य भाग को मुख गुहा या मुख गुहिका, इसको इंग्लिश में दोस्तों बकल कैविटी कहते हैं। इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला हमारा होता है जीभ होता है, और दूसरा दांत होता है, तीसरा हमारा होता है लार ग्रंथियां। तो कौन कौन सी चीजें? 3 चीजें, जीभ,
दांत और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर 3 चीजें पाई जाती हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखिए, अब हम एक एक करके समझेंगे कि जीभ के बारे में, जीभ हमारा क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम जीभ के बारे में देखें तो जीभ क्या है? जीभ एक पेशीय संरचना, पेशीय संरचना मतलब इसमें मांसपेशियां होती हैं, इसमें हड्डी नहीं होती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं जीभ में हड्डी होती है? नहीं होती है। तो नहीं होती है तो इसीलिए इसको कहते हैं पेशीय संरचना। ठीक है, तो इसमें देखिए जीभ में क्या होती है? पेशीय संरचना होती है और इसमें स्वाद के लिए, स्वाद जानने के लिए छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं होती हैं। आप लोग जीभ को बाहर निकाल के देखिए, जीभ में छोटे छोटे खुरदरे खुरदरे कुछ बने होंगे, सतह बने होंगे, तो उनका काम क्या होता है दोस्तों? वो स्वाद कलिकाएं होती हैं। जब कोई खाना आप खाते हैं तो खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन जो भी स्वाद आपको मिलता है उन जीभ कलिकाओं के माध्यम से मिलता है। तो मतलब वो जो आपके जीभ में दिखती हैं वो कलिकाएं जीभ कलिकाएं होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये हमारा जीभ का कार्य होता है। जीभ का कार्य और क्या होता है? तो जीभ का कार्य क्या होता है? लार ग्रंथियां से, लार ग्रंथियों से क्या निकलेगा? लार निकलेगा। उन लार को क्या करेगा जीभ जो है, उसको भोजन में मिला करके भोजन को और क्या बनाएगा? भोजन को और तरह से उसको श्लेष बनाएगा, उसको मतलब पचाने योग्य बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? इसका काम क्या होता है? लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है उसको भोजन में मिलाने का काम क्या करता है दोस्तों? जीभ करता है। यहाँ तक समझ में आ गया जीभ क्या होता है? चलिए दोस्तों, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर देखा जाए ना तो जीभ के बारे में और भी है बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे किसी दूसरे वीडियो में। अगर देखा जाए जीभ के बारे में, अभी जीभ के कई पार्ट होते हैं, इसके यहाँ से जीभ की टेस्टिंग, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्टिंग आती है, लेकिन इसको हम लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे तो अभी आपके सेमेस्टर में इतना नहीं पूछा जाएगा, बेसिक पूछा जाएगा। तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए आगे देखिए हमारा क्या है? दांत। दांत के बारे में देखा जाए तो मनुष्य में विषमदंती प्रकार के दांत, अर्थात सॉरी दोस्तों, मनुष्य में क्या होता है? विषमदंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। विषमदंती का मतलब क्या होता है कि दांत जो होते हैं वो समान आकार के नहीं होते हैं, उसमें से कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे देखा जाए, आपको अगर फिगर के माध्यम से समझाएं दोस्तों, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये देखिए दांत आपका नुकीला दिख रहा है। अगर आप अपना मुंह खोल कर देखिए तो आगे का जो दांत है वो कैसा है? नुकीला है। सॉरी दोस्तों, वो शार्प है। शार्प मतलब देखिए ना, काटने लायक, बहुत तेज उसका। ठीक, उसके बगल में दांत क्या हो जाएगा? ये नुकीला है। उसके बगल में देखिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है और उसके बगल में अलग दिख रहा है। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि मनुष्य में विषमदंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो विषमदंती मतलब समझ में आ गया आपको? तो मनुष्य में विषमदंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब विषमदंती प्रकार के दांत 4 प्रकार कौन कौन होते हैं? तो हमारा पहला हो जाएगा कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचर्वणक और चौथा हमारा हो जाएगा चर्वणक। तो 4 प्रकार के दांत दोस्तों पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और पूछा जाएगा कि कितने कृंतक होते हैं। आप एक सूत्र याद रखिएगा, 21-23। क्या है? 21-23। 21-23 का मतलब हो जाएगा कि 2 दांत, देखिए कृंतक 2 दांत, ठीक है, रदनक 1 दांत, अग्रचर्वणक 2 दांत और चर्वणक 3 दांत। अब आपको समझ नहीं आया, टोटल जोड़ेंगे 2 धन 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 दांत आपके हो गए। तो बीच से अगर बीच से आप अपना मुंह खोलेंगे तो बीच के एक साइड से 8 दांत, बीच के एक साइड से 8 दांत। नीचे के जबड़े में अगर देखेंगे या ऊपर जबड़े में तो एक साइड 8 दांत। और इस जैसे मान लीजिए ये आपका जबड़ा है, ये देखिए आपका अगर जबड़ा है, मान लीजिए ये आपका जबड़ा पूरा है, ये ठीक है, ये आपका जबड़ा हो गया। तो इधर यहाँ से इधर 8 दांत हो गए, इधर 8 दांत हो गए। तो इधर का फार्मूला आपका हो गया 21-23। तो ऐसे इधर का फार्मूला हो जाएगा 21-23। दोस्तों इधर से नहीं होगा, ये फार्मूला आपका यहाँ से होगा, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से 21 और 23, मतलब इधर आपके 3, इधर 2, इधर 1, इधर हमारा 2। ठीक, ऐसे 2 इधर, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर। मतलब अगर देखा जाए नीचे के जबड़े में कितने आपके चर्वणक, कितने कृंतक दांत होंगे? 4 होंगे। ठीक, रदनक कितने होंगे? 2 होंगे। अग्रचर्वणक कितने होंगे? 4 होंगे।
और आपके देखा जाए कि चौड़क कितने हो जाएंगे आपके दोस्तों 6 दांत हो जाएंगे। तो आप लोग याद क्या रखेंगे 21 23, 21 23 याद रखिए, ये आपको याद रखेंगे तो आप कर ले जाएंगे। पूछा जाएगा कि कितने दांत होते हैं टोटल, ठीक है, तो नीचे वाले जबड़े में आप 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 2 4 6 आपको आ गया, 4 2 6, 6 4 10, 6 16 दांत हो गया। तो नीचे में अगर पूछा जाएगा नीचे वाले जबड़े में कितने हमारे कृंतक दांत होंगे, 4 होंगे। कितने रदनक होंगे, 2 होंगे। कितने अग्रचर्वणक होंगे, 4 होंगे। कितने हमारे चर्वणक होंगे, 6 होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। यही आपके ऊपर वाले जबड़े में भी हो जाएंगे। तो अगर टोटल पूछा जाएगा कि कुल कितने कृंतक दांत होते हैं तो 8 होंगे भाई, 4 नीचे 4 ऊपर 8 हो जाएंगे। कुल कितने रत्नक दांत होंगे तो 4 होंगे। कुल कितने अग्रचर्वणक दांत होंगे हमारे 8 होंगे। और कुल कितने चर्वणक दांत होंगे हमारे 16 होंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए इस दांत का कार्य क्या होता है, दांत क्यों बनाया गया था, उसका कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो दांत बनाया गया था दोस्तों, उसका कुछ ना कुछ कार्य होगा, बिल्कुल कार्य है। तो जैसे आपने क्या हुआ, एक सेब है, जैसे मान लीजिए एक सेब है, ठीक है, ये एक सेब है, एक सेब है, इसको आपने खाया, यहां से आपने काटा। तो जब आप काटेंगे तो काटेंगे किससे किससे दोस्तों, कृंतक दांत से। आप काटेंगे किससे, आप काटेंगे कृंतक दांत से। किससे काटेंगे, कृंतक दांत से। इसके बाद क्या करेंगे आप, रदनक मतलब उसको चीरेंगे फाड़ेंगे। जैसे आपने सेब को काटा तो आगे वाले दांत से आप कोई चीज काटते हैं तो कृंतक हो गया। फिर उसके बगल ले जाते हैं, उसको पीसते हैं, मतलब उसको चीरते फाड़ते हैं, उसको रदनक कहते हैं। उसके बगल में हमारा लास्ट होता है अग्रचर्वणक, ये उसको और छोटा करता है। और चर्वणक क्या करता है, सबसे छोटा उसको पीस करके कर देता है। तो आपके दांत 4 प्रकार के होते हैं, चारों के कार्य उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए आप फिगर में देखिए तो सलाइवरी ग्लैंड्स अभी हमारा है दोस्तों। इसको हम लोग जब ग्रंथि पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में, इस पाइप के बारे में, इस पाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए इस पाइप को क्या कहते हैं, इस पाइप को दोस्तों हम कहते हैं ग्रासिका। क्या कहते हैं, ग्रासिका कहते हैं। तो अब देखिए ग्रासिका कहाँ से होती है, मुख गुहिका के पिछले भाग से और अमाशय तक जो हमारी नली होती है। देखिए ये ग्रासिका क्या है, यहाँ देखिए मुख गुहिका ये है, यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो हमारी ये पूरी लंबी ये पाइप है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रासिका या ग्रास नली। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इसोफेगस। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश पूछ लेता है कि इसोफेगस किसे कहते हैं, ठीक। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इसका भी काम क्या होता है। इसमें सबसे पहली बात, खाना आपने खाया यहाँ से तो खाना ये अंदर ले जाने का इसका काम होता है। इसमें ऐसे नहीं होता है कि आपने ऐसे था, एक पाइप ऐसे था, यहाँ खाना डाला और आ करके यहाँ गिर गया, नहीं ऐसे नहीं होता दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसमें कंट्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं, ठीक, ये खाना खाते हैं, अगर मान लीजिए कोई प्लास्टिक की पाइप आप देखे होंगे ना, जैसे इसमें एक बड़ी सी बॉल ऐसे डाल देंगे तो ये फूल जाती है और धीरे धीरे करके आप दाबते हुए नीचे चले आएंगे, मतलब इसमें कंट्रैक्शन होती है। वो कंट्रैक्शन क्या होता है, उसको खाने को नीचे लाया जाता है, ठीक। इसमें क्या होती है, क्रमांकुचन की गति होती है। तो कभी कभी पूछा जाएगा कि इसोफेगस में कौन सी गति होती है, तो इसोफेगस में आपका क्रमांकुचन की गति होती है, अर्थात कंट्रैक्शन की गति होती है। कंट्रैक्शन के माध्यम से खाना जो है आपका क्या होता है, नीचे आता है। यहाँ दोस्तों नीचे आता है। अगर देखिए मान लीजिए आपका ऐसा सिस्टम ना होता तो आप लोग ऐसे खाना खाते, मान लीजिए ऐसे ऐसे खड़े होते, जब खाना खाते तो नीचे चला आता, ठीक। लेकिन मान लीजिए आप कभी कभी देखे होंगे आप सोकर खाना खाते हैं तो भी आपका खाना पेट में ही जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है कि यहाँ खाने को ऐसे आएगा, इसको पकड़ लेगा, फिर ऐसे इसको पाइप ऐसे इसको कंट्रैक्शन के माध्यम से नीचे लेके जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, कंट्रैक्शन मतलब क्रमांकुचन की गति से खाने को नीचे ले जाना, पेट तक पहुँचाना, आमाशय तक। अब देखिए आपका भोजन क्या होगा, कहाँ तक आ गया, आमाशय तक। तो आमाशय में आपका भोजन आ जाएगा तो इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसें होती हैं। गैस्ट्रिक जूस मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका जठर रस होता है। क्या होता है, जठर रस। अब देखिए आमाशय में देखा जाएगा तो आमाशय में आ गया भोजन। तो आमाशय क्या होता है, उदर डायफ्राम ये आमाशय के ऊपर वाले पार्ट को, इसको डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम डायफ्राम, यहाँ तक आते हैं डायफ्राम, ठीक। इसके नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, उदर कहते हैं। तो अब देखिए डायफ्राम के नीचे द्विपालिक संरचना होती है, द्विपालिक संरचना, और यही हमारा क्या होता है, आमाशय होता है।
और अमाशय को 3 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन सा? पहला पाइलोरिक, और दूसरा दोस्तों आपका होता है फंडिक, और तीसरा कार्डियक होता है। इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना, बस इतना आप लोग जानते रहिए कि अमाशय को 3 भागों में बांट दिया जाता है दोस्तों। अब देखिए आहार नाल का क्या होता है, ये सबसे चौड़ा भाग होता है। आप लोग देखे हैं कि अमाशय क्या है, सबसे चौड़ा भाग है आहार नाल का, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें क्या निकलता है, आपका गैस्ट्रिक जूसेस निकलता है। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूसेस निकलता है, अर्थात इसमें जठर रस निकलता है। अब जठर रस में दोस्तों कई चीजें होती हैं। क्या होती हैं? कई चीजें होती हैं। आपका क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। दोस्तों इसको पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसका काम क्या क्या होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं, आंत के बारे में। ठीक, आंत के बारे में देखते हैं। तो आंत को देखा जाए 2 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे दोस्तों? पहले हमारा क्या होता है? छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। दूसरा हमारा हो गया बड़ी आंत। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? छोटी आंत, दूसरा हमारा हो जाएगा बड़ी आंत। तो छोटी आंत को भी हमारा 3 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, किसको ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत में। किसमें बांटा गया है दोस्तों? ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत में। ठीक, ग्रहणी को इंग्लिश में दोस्तों डियोडिनम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके आगे दोस्तों हम समझते हैं अभी। हाँ, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा दोस्तों। उसके आगे दोस्तों आपका एनस था, जहाँ से आपका जो है क्या अपशिष्ट पदार्थ जो खाने पच जाते हैं, जो बचे रहते हैं, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसको हम लोग समझ लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं खाना हमारा पचता कैसे है। तो खाना पचता कैसे है और पचाने में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं। तो क्या है कि पाचक ग्रंथियां हम देखते हैं, क्योंकि पाचक ग्रंथियां पढ़े थे। तो पाचक ग्रंथियों से क्या निकलता है दोस्तों? यहाँ से निकलता है आपका एंजाइम। और एंजाइम जो होता है वो एंजाइम क्या करता है? खाने की पचाने की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो पाचक ग्रंथियां दोस्तों कौन कौन सी होती हैं? लार ग्रंथियां, श्लेष्म और टाइलिन। दोस्तों थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है कि पाचक ग्रंथियों में क्या हो जाएगा? लार ग्रंथियों का ही पार्ट हमारा। लार ग्रंथियों में क्या होता है? श्लेष्म और टाइलिन, 2 टाइप की ग्रंथियां होती हैं। थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाचक ग्रंथियों में दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा ग्रंथियां, मतलब यहाँ से एंजाइम निकलेंगे। लार से एंजाइम क्या निकलेगा? 2 एंजाइम, एक श्लेष्म निकलेगा, दूसरा टालिन निकलेगा। यकृत से एंजाइम कौन सी निकलती है? तो यकृत क्या होता है? सबसे पहले देखा जाए तो यकृत जो है मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो यकृत होती है, या उदर गुहा के दाहिनी ओर स्थित होती है। अगर फिगर में आप लोग देखे होंगे तो दाहिने साइड में स्थित है, उसी को दोस्तों यकृत कहते हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग फिगर दिखा देते हैं कि यकृत किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर यही हमारा होता है क्या? यकृत। क्या होता है दोस्तों? ये आपका होता है, देखिए यकृत, ये है यकृत। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ गॉल ब्लैडर लिखा है, ये लिखा गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो यकृत से क्या होता निकलता है दोस्तों? बाइल जूस निकलता है। क्या होता है? बाइल जूस। अर्थात यकृत से हमारा पित्त रस निकलता है। क्या होता है दोस्तों? यकृत से पित्त रस निकलता है, और ये पित्त रस उसी यकृत में एक छोटी सी संरचना होती है जिसको कहते हैं पित्ताशय या गोल ब्लैडर कहते हैं, वहां पर एकत्रित होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि से पित्त रस निकलता है? तो यकृत से पित्त रस निकलता है, और इकट्ठा कहाँ पर होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो और यकृत के कार्य देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से कार्य हैं। तो यकृत के कार्य अगर देखा जाए तो यकृत के निम्न कार्य होते हैं। पहला हमारा होता है पित्त रस का श्रवण करना, बिल्कुल, वहां से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या होता है? ग्लूकोज अधिक होने पर उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यकृत क्या ग्लूकोज को परिवर्तित किस में करता है? तो यकृत जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। किसमें? ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। यकृत जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। और देखिए इसमें और क्या करता है? वसा का संचय करता है। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये करता है। ठीक है, क्या करता है? आपने खाने में कुछ अमोनिया खाया, तो अमोनिया को क्या करेगा? ये यूरिया में परिवर्तित करके आपके पेशाब या यूरिन के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकाल देता है। क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल करके पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से इसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट काम इसका ही होता है। दूसरा देखिए क्या होता है कि विषैले पदार्थों को
यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करती हैं। मतलब कोई विषैला आपने खा लिया, कोई विषैला पदार्थ, तो क्या करता है वो यकृत जाएगा, उसको निष्क्रिय करके उसको पेशाब या यूरिन के माध्यम से उसको बाहर कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है कि ये लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन के निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यकृत में किसका निर्माण होता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। एक बार हम लोग फिर से इसका रिवीजन करते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपका यकृत ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि है, यकृत है। यकृत में क्या होता है दोस्तों, यकृत में पित्तरस निकलता है, और पित्तरस कहाँ जमा होता है, आपका पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस कहाँ पर कलेक्ट होता है, पित्ताशय में। ठीक है, तो पित्तरस कहाँ कलेक्ट होता है, पित्ताशय में। और उसका काम क्या होता है यकृत का, ग्लूकोज अधिक होने पर उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके क्या करता है, उसका संचय करता है, वसा का संचय करता है, अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदलता है, सॉरी दोस्तों, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ठीक है दोस्तों, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। विषैले पदार्थों को दोस्तों यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बना करके शरीर की रक्षा करती हैं, और विषैले पदार्थों को क्या करती हैं, वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखा जाए हमारा अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है, तो अग्नाशय अगर देखा जाए चित्र में, तो अग्नाशय क्या होता है, यकृत के पीछे एक कुंडलित भाग होता है। ये हल्का सा पीले रंग का होता है दोस्तों। कैसा होता है, हल्का सा पीले रंग का होता है। और यहाँ देखिए इसके जस्ट पीछे, यहाँ पर ये देख रहे होंगे, थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा होगा, इसके जस्ट पीछे जो होता है यहीं पर आपका अग्नाशय होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये हमारा ऐसी ग्रंथि है जिसको हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि यकृत को अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस ग्रंथि को, किस अंग को अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों कहा जाता है दोस्तों, आपके किसके कहा जाएगा, अग्नाशय को दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कि यह हल्के पीले रंग की अनियमित आकार की ग्रंथि होती है। ये यू आकार की होती है दोस्तों, लेकिन इसका कोई कभी कभी शेप साइज इसका चेंज होता रहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें क्या क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें अग्नाशयी रस और इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, अग्नाशयी रस और इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना। जैसे जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, क्या होता है उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, तो उनको इंजेक्शन किसका दिया जाता है, इंसुलिन का, और उनके शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एंजाइम आपका हार्मोन सहायक है, इंसुलिन। और उनको क्या, इसीलिए क्या किया जाता है दोस्तों, ऐसे रोगियों को इंसुलिन का क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका पाचन क्रिया। ठीक है, पाचन क्रिया कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको हम बता चुके हैं कि मुख गुहा में क्या होता है, आपका मुख गुहा, बकल कैविटी में क्या होता है, मुख गुहा में क्या होता है, खाने को खाने को काट करके चबाया जाता है। ठीक है, चबाया जाता है तो वहाँ से क्या होता है, लार ग्रंथियों से दो चीज़ें निकलती हैं, एक श्लेष्म और टाइलिन। क्या निकलता है दोस्तों, श्लेष्म और टाइलिन। तो श्लेष्म का काम क्या होता है, भोजन को चिकना बनाना, ठीक है, जिससे पचने में सहायता करे। और टाइलिन का काम क्या होता है, जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में चेंज करना। ठीक दोस्तों, स्टार्च को किस में चेंज करना, माल्टोज में चेंज करना। तो दोस्तों अब देखिए मुख में आपका गया खाना, तो मुख में पाचन क्या होता है, मुख में चबा चबा कर भोजन को लुगदी में चेंज कर दिया जाता है। किसमें, उसमें कौन कौन से में एंजाइम मिलाया जाता है, तो दोस्तों उसमें श्लेष्म और टाइलिन नामक एंजाइम मिलाया जाता है। अब देखिए आमाशय में पाचन। तो आमाशय में पाचन हमारे कैसे होता है, तो आमाशय में पाचन दोस्तों कैसे होता है, तो देखा जाए तो आमाशय से जठर रस निकलता है, आपको बताए थे गैस्ट्रिक जूस। और उस जठर रस में क्या क्या होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक, और उसके बाद म्यूकस होता है और अकार्बनिक लवण होते हैं, कुछ अकार्बनिक लवण और एंजाइम पाए जाते हैं। इतने चीज़ें आपके कहाँ पर होती है, आमाशय में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमाशय में दोस्तों कौन सा रस होता है। ठीक है, या आमाशय में कौन सा रस होता है, तो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूसेज।
और इस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम या कौन कौन से चीज होते हैं? तो होता है पहला आपका तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बाद म्यूकस होता है, इसके बाद अकार्बनिक लवण होता है तथा एंजाइम होते हैं। इतनी चीजें होती हैं। अब आपने क्या हुआ, खाना खाया, तो खाना खाने का आप खाते हैं तो खाना आपके पेट में गया, तो पेट में जाने पर आपका पेट में क्या है, HCl है, ठीक है। पेट में क्या रहता है, HCl रहता है। तो आपने खाना खाया, मान लीजिए खाने में आपने कुछ बैक्टीरिया खा गया, तो उस बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को मारने का काम किसका होता है, हमारा HCl का होता है। और उनको मारने का काम किसका होगा, HCl का। और दूसरा काम HCl का क्या होता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। तो HCl का काम मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम दो होता है। क्या होता है, भोजन में आए जीवाणुओं को मारने का काम और भोजन को सड़ने से बचाने का काम, ठीक। अब देखिए HCl क्या है, ये अम्ल है, अम्ल है, अम्ल मतलब बहुत ज़्यादा ये हमारा क्या होता है, नुकसान करता है, ठीक है। तो अब इस अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, क्षार भी होना चाहिए। तो जो म्यूकस होता है ये हमारा जैसे पेट की दीवारों के पास से निकलता है, जिससे हमारा जो है पेट की दीवारों को कोई हानि ना पहुंचाया जा सके, क्या अम्ल ना पहुंचा सके। तो दोस्तों म्यूकस क्या होता है, म्यूकस का कैसा होता है, क्षारीय होता है। और म्यूकस का काम क्या होता है कि जो हमारा HCl अम्ल है वो अमाशय की दीवारों को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि भाई अम्ल है तो दीवारों को गला सकता है। तो वहां पर क्या करता है, म्यूकस जो है वो म्यूकस जो होता है वो अम्ल से अमाशय की दीवारों की क्या करता है, रक्षा करता है। समझ में आया आपको? चलिए अब देखिए जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। तो जठर रस में एंजाइम कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो पेप्सिन एंजाइम क्या होता है दोस्तों, कि पेप्सिन जठर रस में उपस्थित प्रोटीन, पेप्सिन क्या होता है, जठर रस की उपस्थिति में प्रोटीन को पेप्टोन में अपघटित कर देता है दोस्तों, ठीक। क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो शेयर आप लोग जरूर करिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं दोस्तों। इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए दोस्तों, अगर आप लोग नहीं शेयर करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, मनोबल कम हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर दिया करिएगा, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिएगा दोस्तों। किस लिए किया जा रहा है, ये आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है कि आप लोगों का भला हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं क्या। देखिए पेप्सिन, अगर पेप्सिन देखा जाए तो पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, ठीक। आगे देखिए रेनिन। अब रेनिन क्या होता है, रेनिन यह है Ca+ आयन की उपस्थिति में, Ca++ आयन की उपस्थिति में दूध के प्रोटीन अभिलेय को केसीन में बदल देता है। मतलब क्या होता है, पेप्सिन रेनिन दोस्तों Ca++ आयन की उपस्थिति में जो दूध में हमारा प्रोटीन होता है उसको किस में बदलता है, केसीन में बदलता है, ठीक। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? आगे देख लेते हैं। अब जठर लाइपेज होता है, लाइपेज का काम क्या होता है, इसका काम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिए। जितना पढ़ा रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से कुछ पूछ जाते हैं। तो चलिए देखा जाए कि जठर लाइपेज का काम क्या होता है। तो वसा का अपघटन आंशिक रूप से वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में करना, मतलब जो वसा मतलब फैट होता है, फैट को तोड़ देता है, अपघटित कर देता है उसको, किसमें, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, ठीक। और जठर म्यूकस, तो जठर म्यूसिन दोस्तों है, यहाँ पर म्यूकस भी आप लिख सकते हैं, म्यूकस म्यूसिन दोनों सेम होता है। तो जठर म्यूकस का काम क्या होता है कि भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करना, ठीक है, और अम्लीय प्रभाव को कम करना, इसके अलावा क्या करना, भोजन को चिकना बनाना। और दोस्तों अमाशय में क्रमांकुचन की क्रिया को तेज कर देना। क्या करना दोस्तों, अमाशय में क्रमांकुचन की क्रिया को तेज कर देना, ठीक है। अब देखिए अमाशय में क्रमांकुचन की क्रिया होती है, क्या होती है दोस्तों, क्रमांकुचन की क्रिया मतलब भोजन को उसमें उथल पथल किया जाता है, मथा जाता है भोजन को, ठीक है। क्या हो जाता है, भोजन को मथा जाता है। तो जब मथा जाएगा तो क्या हो जाएगा, भोजन क्या हो जाएगा, एकदम हमारा ये मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो भोजन को जब उसको मथ दिया जाएगा तो उसी मथे हुए भोजन को जब एकदम मतलब उसको महीन कर दिया जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं काइम दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, काइम। तो पाचन की क्रिया का मैक्सिमम काम कहाँ होता है दोस्तों, अमाशय में हो चुका है, मतलब खाना पच चुका है। और देखिए एक काम और देखिए, HCl का काम क्या, एक काम और HCl का दोस्तों, वो आप लोगों ने थोड़ा सा भूल गए। HCl का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कुछ खाते हैं उसमें हड्डियाँ खा गए,
कुछ लोग नॉन वेज वाले होते हैं हड्डी भी खा जाते हैं। तो हड्डियों को पचाने का कार्य किसका होता है दोस्तों? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आंत में पाचन, आंत में पाचन कैसे होता है? तो अब देखिए खाना आपका कहाँ से, पेट से आया, तो पेट से खाना आया तो आपका खाना आता है ग्रहणी में, पेट से खाना आपका आ गया ग्रहणी में। तो ग्रहणी में क्या होता है? आमाशय में बना लुगदी, जिसको कहते हैं काइम, ठीक है, काइम कहते हैं दोस्तों, भोजन काइम कहलाता है। यह जो है पाइलोरस कपाट के द्वारा होता हुआ क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रहणी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रहणी में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जब ग्रहणी में पहुंचता है तो ग्रहणी में दो काम होते हैं दोस्तों। यहाँ पर पित्त में जो रस रहता है, मतलब जो रस आपका आमाशय से जो रस आपका यकृत से निकलता है पित्त रस, और जो अग्नाशय से रस निकलता है अग्नाशयी रस, उन दोनों को मिला दिया जाता है। कहाँ पर मिला दिया जाता है दोस्तों? आपका छोटी आंत में, ग्रहणी में दोस्तों। और ये ग्रहणी किसका पार्ट है दोस्तों? छोटी आंत का पार्ट है। ठीक है, तो ग्रहणी में आपका क्या काम किया था? ग्रहणी का दो काम होता है कि उसमें क्या होता है? पित्तरस मिलता है, और आपका दूसरा हमारा होता है अग्नाशयी रस या पेनक्रियाज जूसेस को मिलाना होता है। इसके बाद देखिए हमारा बाइल जूस, बाइल जूस अर्थात पित्तरस। पित्तरस के बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं तो पित्तरस का काम क्या होता है? ये हमारा क्षारीय होता है, और ये कुछ भोजन में क्या क्या आप देखे थे आपके आमाशय में क्या था? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। तो उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करता है, ये हमारा जो पित्तरस होता है वहाँ पर जो अम्लीय माध्यम में खाना हो रहा है कुछ, तो उसको क्या करता है? क्षार रहता है, तो अम्ल जो है उस क्षारीय प्रभाव को, जो अम्लीय प्रभाव वहाँ का भोजन का होता है, उसको क्षारीय प्रभाव के माध्यम से क्या करता है दोस्तों? उसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, तो जिससे हमारा खाना क्या होता है? ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अब देखा जाए तो जो हमारा ये पित्तरस होता है उसका pH वैल्यू कितना होती है दोस्तों? तो आपका 7.6 से 7.7 के बीच में होती है। और अगर आपसे पूछा जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की pH वैल्यू कितनी होती है, तो 1 से 1.7 या 1.5 के बीच में होती है दोस्तों। कितना होती है? 1 से 1.5 के बीच में होती है। चलिए दोस्तों, अब देखिए हमारा क्या है कि यहाँ पर आपका क्या मिला? हमारा मिला दोस्तों आपका पित्तरस। ठीक है, तो पित्तरस क्या होता है? भोजन को आपने क्षारीय माध्यम में चेंज कर दिया, और कर्मांकुचन मतलब जो होता है पाचने की गति को बढ़ा देता है। ठीक है, आगे देखिए आंत में आने वाले अग्नाशयी रस और उनके कार्य। तो अब आंत में अग्नाशयी रस, भाई पित्तरस था, पित्तरस के कार्य क्या हुआ? कर्मांकुचन की गति को बढ़ा दिया, भोजन जो अम्ल था उसमें क्षार मिलकर के उसको उदासीन कर दिया। ठीक है, आगे देखिए अब हमारा जो अग्नाशय से कौन कौन से रस निकलते हैं? तो ट्रिप्सिन अब क्या ट्रिप्सिन निकला? ट्रिप्सिन जो था वो भोजन में जो प्रोटीन था, जो भोजन में प्रोटीन आपका था, प्रोटीन को किस में चेंज कर दिया दोस्तों? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया। और दूसरा हमारा क्या एंजाइम निकलता है? लाइपेज। तो लाइपेज का काम क्या होता है? यह वसा को बसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ट्रिप्सिन हमारा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलना। ठीक, और लाइपेज का काम क्या होता है? कि बसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में बदलना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आगे देखिए अवशोषण। अब खाना आपका आ गया कहाँ पर? छोटी आंत में था, उससे आगे बढ़ा, तो हमारा क्या होता है? उचित भोजन अवशोषण, भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। ठीक है, और यहाँ पर छोटी आंत में क्या होती है? एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, उनके उस पर दोस्तों भोजन का पाचन होता है। जैसे अगर देखा जाए तो ऐसे संरचना होती है दोस्तों, ऐसे संरचना होती है। ठीक, ये आपका हो गया, ये तीसरी में से भोजन का ये क्षेत्र हमारा बढ़ जाता है, ऐसे भोजन आता है, यहाँ पर भोजन का पाचन होता रहता है दोस्तों। और यहाँ पर छोटी छोटी आपकी क्या पाई जाती है? ये कैपिलरी पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे मान लीजिए क्या हुआ, आपका अवशोषण हो गया, तो यहाँ से जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट लिया तो ये ब्लड को दे देता है, और ब्लड क्या होता है? सब शरीर के पूरे भाग में पहुँचा देता है दोस्तों। तो ये काम होता है आपका अवशोषण का। समझ में आ गया यहाँ तक कि अवशोषण कैसे होता है? अब देखिए इसको हम थोड़ा समझाते हैं। देखिए पदार्थों में का रसांकुर अवशोषण निम्न प्रकार से होता है। देखिए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण देखिए दोस्तों किस में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है, जो रसांकुर भित्ति से होते हुए रक्त कोशिकाओं तक पहुंचा। रसांकुर भित्ति मत का मतलब हम आपको बताएं दोस्तों, ऐसे संरचना होगी, ऐसे संरचना होगी। देखिए
ये हो गई। अब यहाँ से खाना आएगा, यहाँ पर पूरा सब मिल करके यहाँ से अवशोषण कर लिया जाएगा। और यहाँ से ब्लड की कैपिलरी लगी हो, कैपिलरी मतलब कोशिका लगी होती है, ठीक है, ब्लड की पतली पतली नसें होती हैं। यहाँ पर इनमें क्या मिला जाएगा, ग्लूकोज मिला दिया जाएगा, और ये ग्लूकोज जो आपके ब्लड में ब्लड में मिल जाएगा और ब्लड जा करके सभी शरीर के अंगों तक पहुँचा देगा। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण हो गया। आगे देखिए प्रोटीन्स का अवशोषण। प्रोटीन्स का अवशोषण कैसे होता है, अमीनो अम्ल के रूप में होता है और सीधे रक्त की कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। तो पूछा जाएगा प्रोटीन का अवशोषण किस रूप में होता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल के रूप में इसका अवशोषण होता है दोस्तों। आगे देखिए वसा का अवशोषण। तो वसा का अवशोषण क्या किस में होगा, ग्लिसरॉल के रूप में होगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में होगा। और इसको भी क्या किया जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, लवणों का अवशोषण हो जाएगा। यहाँ पर आंत की कोशिकाओं के द्वारा होता है, ये देखिए थोड़ा सा आंत की कोशिकाओं के द्वारा होता है और रुधिर में इसको मिला दिया जाता है। जैसे दोस्तों अभी आपको बताया ना, यहाँ देखिए ऐसे ऐसे संरचना बनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से सबका अवशोषण कर लिया जाएगा और कर करके सबका अवशोषण कहाँ मिलाया जाएगा, उसको उसमें से जो आपको मिलेगा उसको ब्लड में मिला दिया जाएगा, रक्त में मिला दिया जाएगा और रक्त जो है शरीर के प्रत्येक भाग तक उसको पहुँचा देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब देखिए जल का अवशोषण। तो जल का अवशोषण क्या होता है, तो जल का अवशोषण आपका बड़ी आंत में होता है। पूछा जाएगा तो जल का अवशोषण कहाँ होता है, आपका जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ लीजिएगा। अब देखिए लास्ट में हमारा आ गया, 2 टॉपिक बचे अभी दोस्तों। स्वांगीकरण क्या होता है, तो स्वांगीकरण हमारा क्या होता है कि जो हमारा बचा हुआ भोजन था, बचे हुए भोजन दोस्तों, जो हमारा जैसे कि हमने जो खाना खाया, खाना क्या हुआ, यहाँ से आपका ये ऐसे ऐसे कोशिका बनी थी, यहाँ से आपका अवशोषण हो गया, ठीक है, ये अवशोषण हो गया और इस खाने में अवशोषण हुआ और इसमें ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब मिले। इनको शरीर के प्रत्येक भाग तक समान मात्रा में पहुंचाने की प्रक्रिया को हम दोस्तों क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इनको प्रत्येक हमारे हिस्से तक पहुंचाने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। और स्वांगीकरण के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका बहिक्षेपण, मतलब जो बचा हुआ अपचित भोजन है उसको क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। किसके द्वारा दोस्तों, गुदा के द्वारा। इसको हम कहते हैं बहिक्षेपण। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है पूरा वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर एक बार आपके पास फिगर होगा, फिगर को मतलब डाउनलोड करके आप वहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएंगे ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। या तो यहाँ पर जो फिगर है उसको एक बार मतलब पूरा पढ़ करके एक बार फिगर को देखिएगा तो अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये मेहनत दोस्तों आप ही के लिए किया जा रहा है, तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो दोस्तों आपका कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर कोई चीज़ें इसमें गलत हो जा रही हो तो उसको कमेंट करके बताएं दोस्तों कि हाँ ये चीज़ें, अगर हमने कुछ हो सकता है मिस्टेक हो जाता है कभी ना कभी, तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ ये चीज़ें गलत हो गई है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।